उज्जैन में ऐसी कुछ संस्थाएं बिल्कुल और ऐसी हैं कि जिनका कोई इस तरीके का वो नहीं है, लेकिन भरपूर लूटपाट चल रही है। और ये मध्य प्रदेश होने के उज्जैन यदि आना, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं, ये लोकतंत्र है और इसमें कोई क्या कर लेगा। तो ये सवाल उठते हैं कि चयन में पारदर्शिता नहीं, वो इवेंट होकर रह गया है प्रोग्राम। ऐसा क्यों जरूरी है कि एक राजनेता को आपके कार्यक्रम में आना ही चाहिए? क्या जब तक शादी नहीं होगी क्या? पिछले 2 साल में उसे 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले विक्रमोत्सव को, और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने उस अकेले विक्रमोत्सव की खुल के तारीफ की है। तो क्यों किया है? ये दुर्भाग्य दुख का समय है कि 2025 में और ख़त्म होते होते हमको उनको डिकोड करने की ज़रूरत है। जैसे भी हम विक्रमोत्सव में हम करने जा रहे हैं, शिव पुराण के ऊपर कम से कम 1500 चित्रों की प्रदर्शनी कर रहे थे। एक मेरा निवेदन आप प्लीज मान लें प्लीज, और आपके माध्यम से मैं आपसे आप सुन तो लो। मैं चाहता हूं कि भोपाल में भी शराबबंदी होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक जो क्षेत्र है लंबे वक्त से सुर्खियों में है, और सुर्खियों की अनेक वजह हैं। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, वो इस क्षेत्र को काफी उद्धृत करते हैं, उनके जितने उद्बोधन होते हैं, भाषण होते हैं। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि इन दिनों कालिदास समारोह भी सुर्खियों, और कालिदास समारोह वो समारोह है जो उज्जैन ही नहीं, इस देश और दुनिया में जो साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं वो भी इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं। और अभी हाल ही में ये समारोह बीते सप्ताह खत्म हुआ था और बहुत सारे सवाल उठे थे। एक तो कालिदास समारोह है और साथ में जो सांस्कृतिक कैलेंडर है उसे लेकर ही बहुत सारी बातें हैं। और अलग अलग जो मैंने कहा, मोहन यादव बहुत कुछ अपने क्षेत्र में कर रहे थे, जो अगर उनके शहर से उंगली उठे, उनके प्रदेश में कुछ उंगलियां उठें, तो बात होती है कि इस पे कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए, सवाल होने चाहिए। और मैं आज बात करने जा रहा हूं बहुत बहुत खास मेहमान के साथ। मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। इसके साथ साथ वो वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव हैं, और मध्य प्रदेश जो संस्कृति महकमा है, लंबे वक्त तक सेवाएं दे चुके हैं। संचालक संस्कृति से सेवानिवृत्त हुए वन्या के MD रहे, पहचान गए होंगे। नाम श्रीराम तिवारी साहब है। मैं चाहूंगा कि जोड़ा जाए उनको। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। और शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि हाल ही में अभी आप जो पिछले सप्ताह खत्म हुआ कालिदास समारोह, हमारा मुलाकात उसी दरमियान होनी थी, बहुत सारी बातें उठी थी कि वो जो पूरा का पूरा समारोह है उसकी जो गरिमा थी, उसका जो एक बड़ा अलग किस्म का एक देश और जो रुचि रखने वाले दुनिया में साहित्य के लोग, उनमें बड़ा एक मान था, सम्मान था, कुछ कम हुआ, ऐसे ब्लेम्स हुए। शुरुआत आपकी। देखिए, कालिदास समारोह ठीक है, आपने जैसे जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा, पर ये देखें पिछले जो तमाम वर्ष जो गुजरे हैं, 10, 12 साल, 15 साल, ये संस्कृति के ही संकट के समय हैं। कालिदास गनीमत है कि उज्जैन में, क्योंकि उसको लेकर बाकायदा संस्था भी बनी हुई है और एक निरंतर वो काम कर रहे हैं, और संस्कृति विभाग की सबसे पहली पुरानी संस्था वो है, हम उसको कहते हैं आदिम संस्था भी हम बोल सकते हैं। मुश्किल क्या हुई कि एक राज्य क्या कर सकता है, तो जो उस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जैसे संस्कृत के क्षेत्र में हमको करना है, तो उसके जो भी विद्वान हैं, उसके लिए जो समर्पित लोग हैं, उन्हीं को ढूंढकर आप उनको समर्थन देते हैं, मानव संसाधन का भी समर्थन देते हैं और वित्तीय संसाधन का भी देते हैं। अभी जैसे इस बार उनका जो बजट है वो केवल 3-3.5 करोड़ की बात है। उसमें वो सारे एक्सपेंडिचर नहीं है जो किसी और जगह हम लोग करने जाएं आवेदन। जैसे वो तो उनके अपने खुद का भवन भी बना है वहाँ पर, और अंदर भी करीबन 600-700 लोगों की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है जो मैंने ही बनवाया था, और बाहर भी ओपन एयर ऑडिटोरियम है जहाँ पर कम से कम 4-5 हज़ार लोग बैठ सकते हैं। तो राज्य का काम है कि भाई आप उपेक्षित न रहो और आप करो जो आपको करना चाहें। जो विचार या विशेषज्ञ लोग जो हैं, मर्मज्ञ जो लोग हैं, जो उन्होंने सुझाव दिए वो करने। लेकिन अंत में एक चीज़ जो हम लोग भूल जाते हैं, और ये जो सबक जब अशोक वाजपेयी के साथ मैंने काम किया वही मुझे लेके भी आए थे, तो वी आर गेट कीपर्स ओनली। या आपने जो बड़े बड़े नामों से नवाजा है कि न्यासी सचिव और फलाना और ठिकाना,
और सरकार में भी जो बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन हम अंत में जनता का काम करने के लिए, जैसे हम कल्चर में हैं, तो संस्कृति में जो प्रतिभाएं हैं और जो एक तरह से महापुरुष रहे हैं या जीनियस रहे हैं, उनको रिकॉल करके सोसाइटी को हम याद देना है और उनके काम को विस्तार देने का कोशिश करें। और जो विस्तार देने का काम कर रहे हैं, जो क्रिएटिव जो लोग हैं, उनको हम मदद करें। तो अब एक राज्य की इससे ज़्यादा किसी भी काम में कोई भूमिका होनी भी नहीं चाहिए। तो जो हुआ उससे बेहतर वो कर सकते थे, लेकिन कई बार जो होता है ना कि एक सिस्टम है कि आपको यदि कोई कार्यक्रम करना है तो आप उसको कम से कम 6 महीने पहले तय कर लीजिए कि क्या होना चाहिए, उसकी मैकेनिज्म है। तो अब अंतिम दौर में आप करोगे कि साहब अभी मीटिंग ही नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ, तो उसके परिणाम तो उसमें श्याम जी सवाल ये उठे कि जो चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही, जिस तरीके से वहां एक बहुत ही ऐसे आप लिया करते थे, आपने बहुत उसको निभाया है, जिया है उस पूरे प्रोग्राम को, और मोहन जी ने भी बहुत प्रयास किए, हमने देखा है। इस बार तो ये भी सवाल उठा कि वो उसके लिए समय नहीं हुआ, वर्चुअली करना पड़ा। और ठीक है, 1 नवंबर को स्थापना दिवस भी था मध्य प्रदेश का और वो आयोजन भी था, दोनों डेट क्लैश करी थी, लेकिन फिर भी कुछ सामंजस्य बन सकता था, नंबर 1। और नंबर 2, जो ये सवाल उठते हैं कि चयन में पारदर्शिता नहीं, वो इवेंट होकर रह गया है प्रोग्राम। मजेदार बात यह है कि मैं उस कालिदास समारोह के किसी भी स्तर पर मेरी कोई भूमिका ही नहीं है, न मुझसे पूछा गया, न किसी बैठक में न बुलाया है। लेकिन आप संतुष्ट नहीं थे, मेरा ऐसा मानो कि आपको भी मजा नहीं आया, आप क्योंकि आप जिस सुविधा आप करते हैं, क्योंकि आप जिस मंच की और आपके जितने आपके भी कॉन्टेक्ट है, मुझे मालूम है कि कौन कौन आपके मंचों पर नहीं होता, तो क्या आप क्या कहेंगे उस पर, क्या है आपका? लेकिन मेरा जो कहना, जो आपने सवाल उठाया था मुख्यमंत्री वाला, ऐसा क्यों जरूरी है कि एक राजनेता को आपके कार्यक्रम में आना ही चाहिए? क्या जब तक शादी नहीं होगी क्या? भाई शादी होना मुख्य काम है, लेकिन वो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, तो वो उनके अपना भाई, जैसे मान लीजिए पिछली बार राष्ट्रपति लेके आए, उपराष्ट्रपति लेके आए, उपराष्ट्रपति को लेके आए, नहीं राष्ट्रपति भी आ चुके। अच्छा आए ना राष्ट्रपति भी। तो लेकिन अंत में उससे परिणाम क्या हुए? मैं दूसरी तरह से बात करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग विक्रमोत्सव करना शुरू किया हम लोगों ने जी, मजे की बात यह है कि अकादमी में या दूसरी अकादमी में वहाँ तो कम से कम एक मेन पावर, मानव संसाधन है। विक्रमादित्य शोधपीठ में तो अकेले श्री राम तिवारी हैं। मैं मजाक में कहता हूँ कि भाई सिर कटे राहु की तरह मेरी भूमिका है, हाथ पांव है ही नहीं। लेकिन पिछले 2 साल में उसे 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले विक्रमोत्सव को, और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने उस अकेले विक्रमोत्सव की खुल के तारीफ की है। तो क्यों किया है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो नहीं आए कार्यक्रम में। मुद्दा केवल इतना है कि आप जो उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो, और अपने जो कठिन कार्य है, उसको दुर्लभ कार्य है, उसको लोक प्रचारित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो जब आज हम ऐसे समाज में हैं जहाँ लक्ष्य को बिकने के लिए भी सुंदरियों के विज्ञापन की जरूरत होती है, जो लक्ष्य को जानता ही नहीं होता, तो हम ऐसा क्यों मानते हैं कि साहब कालिदास नाम का एक सज्जन है, उनके बारे में हम कार्यक्रम करेंगे तो हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जबकि आपके सामने जो विजुअल मीडिया है, एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है, उसके सामने आपको खड़ा होना है। तो उज्जैन में जब ऐसा क्यों होता है कि भाई जब कार्यक्रम करते हैं, कोई दूसरी संस्था भी करती है, दूसरे लोग भी काम नाटक शायद चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है, जो दूसरा स्कूली और बच्चे, इनका भी आयोजन वो कंटिन्यू है, शायद वो है जी। लेकिन वो क्या है कि हम किस तरह से करना चाहते हैं, तो उसके सबका एक तकनीक है। जैसे कि लोग मजाक में कहते हैं, हमारे पुराने एक कोई मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि चुनाव जो है जीतना एक तकनीक है ना, मैकेनिज्म है। तो कल्चर को गरीब की लुगाई क्यों मान लिया गया? भाई आपको इतना आसान काम होता तो कोई भी कर लेता। श्री कालिदास या विक्रमादित्य या क्षपणक या और तमाम जो लोग बराम, ये हमारे भुला देने वाले पात्र नहीं बनते। तो राज्य ने किया कि भाई कालिदास को लोग न भूलें, उसके लिए जो जो उन्हें समर्थन देना है। एक जमाना था जब कालिदास अकादमी में बहुत सारी किताबें भी छपी हैं, और बड़े बड़े विद्वान, चाहे कमलेश त्रिपाठी हो, आद्य रंगाचार्य हो, भास्कराचार्य त्रिपाठी हो, या फिर ये प्रोफेसर श्रीनिवास रथ हो, तो जिनको देखकर हमको लगता है कि हमारे रोमांच हो जाता है कि हमने इन लोगों से सीखा है। तो हमने परंपरा को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे आपने श्याम जी कहा, आपने कहा कि 6, 7, 8 महीने पहले से शुरू होती है।
चूंकि आप, इसलिए सवाल है कि मुख्यमंत्री जी का आप सांस्कृतिक सलाहकार हैं, तो उस मान से क्या और हो सकता था? क्यों ये, क्योंकि अल्टीमेटली राज्य के जो मुखिया, उन्हीं पे तो सब कुछ आता है। उन्होंने ये मेरा बजट बढ़ाया, आपने भी कहा कुछ चीजें छुपी हुई हैं, फिर ये संदेश जाना, ये पीड़ा नहीं पहुंचाता? एज ए आपको एक संस्कृति के उसके नाते ठीक है, आपने कप्पा अलग कर दिए, लेकिन आपकी जो रुचि है, फिर क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ, कुछ कहने को है ही नहीं। अंत में देखिए, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, राज्य राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, इनकी भूमिका केवल समर्थन की ही है। नहीं, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैंने उनको तो अलग कर दिया। लेकिन आप चूंकि उनके सलाहकार हैं, तो आप कुछ चीजों को पुशअप तो कर ही सकते हैं। इस तरीके से हो जाए तो ये हमारे माथे पर एक जो कारण से जो चीजें उठती हैं, तो वो ना फूटे हम। मुश्किल ये है कि आप जो टर्म जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सलाहकार किसका हूँ? मुख्यमंत्री का। तो वो उनको तो आप बोलते नहीं, तो उनको तो मैं बोल सकता हूँ, तो मैं नहीं बोलता हूँ या वो नहीं पूछते होंगे। जैसे एक साधारण सी घटना है सर, अभी हम लोग परसों इंदौर गए, बड़वानी जाना था जी। तो इंदौर में गीता भवन जी हाँ को रिनोवेट करके, ये राजवाड़ा के पास में है, और पहले उन्होंने कहा आप जरा एक बार देख लीजिए। मैं देख लिया, मैंने उनको रिपोर्ट किया बहुत अच्छा बना हुआ है और इसमें हमको करना है। जाने का कार्यक्रम नहीं था, एयरपोर्ट से उन्होंने कहा कि चलो। गए, प्रशासन को बुलाया, पूरा उन्होंने खुद घूम के देखा। उसमें शारीरिक श्रम भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो एक जो वाइब्रेशन जो है, जो प्रशासन में भी गया कि अभी मुख्यमंत्री की दिलचस्पी है, और जो किया, जो कहा वो किया। तो वहाँ आप देखेंगे किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ऑडिटोरियम वहाँ बन के तैयार है, वहाँ पर जैसे गीता पाठ होना है, लगभग 5100 लोगों का होना है। तो 51,100 जो बच्चे हैं, जो गीता के अनुरागी हैं, वहाँ के वो पाठ भी करें, प्रदर्शनी भी लगे। तो ये सब आपको व्यवस्थित तरीके से सोच के उसको क्रियान्वित करने की जरूरत है। कोई किसी को रोक नहीं रहा है भाई। जैसे मैं इसको क्या कहूँ मैं, ये कि जब मैंने विक्रमादित्य शोधपीठ को, मेरे को जो ज्वाइन करना था, 4-5 साल हो गए इस बात को, जब ये माननीय मुख्यमंत्री जब शिक्षा मंत्री थे तभी लेके आए थे, और मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था कि भाई वहाँ पर करने के लिए है कुछ नहीं जी। कुल 20-25 लाख का बजट हुआ करता था, उन्हें कहने वैसा करना है। मैंने योजना बना कि मुझसे पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हो। माननीय शिवराज जी ने पूछा, माननीय और भी जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने पूछा कि तुम क्या करोगे। मैंने कहा बताता हूँ। तो उन्हें 2-3 दिन में आराम से बताया। मैंने कहा नहीं, मैं शाम को दे रहा हूँ। तो आने वाले 25 साल में क्या कर सकता है शोधपीठ, वो पूरा पूरा नक्शा उनको बना के दिया। मजाक ये बना कि श्री राम, तुमको क्या लगता है तुम 25 साल तक जिंदा रहोगे और 25 साल तक निदेशक रहोगे? मेरा जिंदा कोई नहीं रहने वाला है। जिनसे मैं बात कर रहा हूँ शायद वो भी ना रहे। जी हाँ, जी हाँ। सब चिरायु हो, दीर्घायु हो। लेकिन तो उन्होंने बकायदा उसको देखा, और आप आश्चर्य करेंगे, वो मेरा बजट जो है वो 50,000 से 2 लाख से, सॉरी 2 लाख था बजट, 2 लाख से 10 करोड़ रुपए हुआ। और हमारे यहाँ एक गुनाह है कि जो आपको बजट मिला है उसको आपने यदि खर्च नहीं किया तो यू हैव टू सरेंडर। यस। आप मुझे पूछना ना कि मैं तो हमेशा मांगता रहता हूँ वैसे और चाहिए, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। आपके अंदर यदि जिज्ञासा है, संकल्प है, तो आप सिद्धि मिलेगी। नहीं, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि आप नोट कराते हैं, बोलते हैं, ऐसा क्यों सोचते? नहीं बोलता हूँ, लेकिन संदेश तो ये कि श्याम तिवारी मजे मार रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, वो जो है सब इस तरीके बड़े ये इसमें क्या नोट है? देखिए मजे मार रहे तो अब हंस के कहूंगा मैं, नहीं ये कहने की बात है कि कर क्या रहे हैं आखिर, ये ऐसा भी आता है कई बार। यदि वो सलाहकार वाली आपने आदेश पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सिंपल है कि श्री राम तिवारी को कोई तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो मैं कर ही रहा हूँ ना, और ये अहंकार की बात नहीं है, लेकिन मैं तमाम जो फील्ड है, चाहे वो अन्वेषण का मामला हो, जैसे भी 2 किताब मैं ऐसे ही लेके आया था कि आप ये सवाल करेंगे शायद, तो जैसे भी पूर्ववाक्य जो किताब है, ऋग्वेद के 25,000 साल लगभग ये एक तरह से रहस्य की तरह है, या भ्रम फैलाते जाते रहे कि भैया ईसा के 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले ऋग्वेद हुआ। तो ये जिन लोगों ने इस पर काम किया है उसी को लेकर हमने एक तरह का एक डाइजेस्ट हमने तैयार किया। तो ऋग्वेद के बारे में चाहे लोकमान्य तिलक हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे गोविंद चंद्र पांडे हो, और तमाम जो विद्वान हैं उनका जो काम है उसको हम लेकर आए, और बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। ठीक इसी तरह से एक ये दूसरी जो किताब है, मतलब ये जो अंक है, जर्नल है, ये भी लगभग 500 पेज का है, इसमें भी टाइम लगता है। तो ये ट्राइब्स इन एंशिएंट इंडिया, ये सबसे पहली बार ये छपा था अंग्रेजी में 1937 में।
तो हिंदुस्तान में जो जातीय जो व्यवस्था है, जातिवादी, ये जाति पाति की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक ठीक, तो किस किस जाति की भूमिका देश के विकास में रही है। महाभारत काल में दुर्योधन के पक्ष में कौन लोग लड़े और पांडवों के पक्ष में कौन लोग लड़े हैं। एक सवाल करूंगा आपसे, बात में करिए, आप कंप्लीट करिए। और बड़े आनंद का विषय है कि इसमें ही एक संदर्भ आता है शूद्र जाति के बारे में। तो आज हम शूद्र बोल दें किसी को तो जेल जाने की नौबत आ जाएगी। तो शूद्र जो वॉरियर कम्युनिटी है, योद्धा कम्युनिटी है, और वो दुर्योधन के पक्ष में, कौरवों के पक्ष में वो लड़े हैं। तो ऐसी जो दुर्लभ जानकारी है, तो इसको करने में भी टाइम लगता है। तो ये भी लगभग 500 पेज की किताब है। और मुझे गर्व है कि वीर भारत न्यास के माध्यम से और विक्रम शोधपीठ के माध्यम से शायद जो 4-5 साल का जो मेरा कार्यकाल है, कम से कम 200 किताबें मैंने छापी हैं। और यदि पृष्ठ की संख्या में देखें तो 20,000 से ज़्यादा पृष्ठ उसका काम है, और सब रेफरेंस के साथ या अन्वेषण के साथ। तो वो है और लोग उसको देख रहे हैं। जैसे आर्ष भारती किताब हमारी जो ऋषि परंपरा पर है, तो उसको लगातार देश में भी और देश के बाहर भी, और जिद में कि हम तो केवल हिंदी में छापेंगे। बाकायदा उसकी मांग है कि साहब अंग्रेजी में छाप दो। मैंने कहा नहीं, आप उसको लिए पढ़ो, हिंदी पढ़ो आप। तो लोग अभी भी मांग कर, जैसे मुझे अच्छा लगा कि विजय रमन सिंह जी हैं जिनके साथ मैंने 8-10 साल पहले काम किया था, तो उन्होंने भी वो किताब मांग के बुलाई और देख के भेजा। उन्होंने कहा तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो अच्छा लगता है। नहीं ठीक, एक सवाल तो मैं करूंगा कि आपने विक्रमादित्य जो आप बात करते हैं, एक जनरल परसेप्शन है, एक संदेश ऐसा होता है, हम साहित्य के क्षेत्र में बात करते हैं कि वहां शायद मोहन जी जो है मुख्यमंत्री जी की पहली पैदा से विक्रमादित्य जी, कालिदास जी पीछे होंगे और बहुत पीछे होंगे। ये संदेश क्या है, इसको कैसे देख, कैसे नहीं, इसको यूँ भी समझिए ना कि विक्रमादित्य है कौन। ठीक है, विक्रमादित्य ऐसे राजा हैं, सम्राट, जिनके कोर्ट में, जिनकी सलाहकार वाली सभा में कालिदास भी हैं, नवरत्नों में थे वो, ब्रह्मवीर भी हैं, और तमाम सारे लोग हैं, चाहे वो अमर सिंह हो, वररुचि हो, क्षपणक हो, वेताल भट्ट हो। इसके साथ साथ 2 और खतरनाक लोग भी उनके, मतलब विक्रमादित्य को जो पसंद करता हूँ कि एक तो उनके सलाहकार रहे मूलदेव। मुझे ना समझाइएगा जो इस तरह के संदेश है उनको बताइए कि ये उनके क्या, इसको लेकर क्या सोच गलत है। मतलब शायद दुनिया में कहीं भी जी किसी के मंत्रिमंडल में कोई ऐसा आदमी नहीं रहा होगा जो धूर्त शिरोमणि हो। वो जानते कि ये धूर्त है, लेकिन उसके जो क्रिएटिव इस्तेमाल हो सकता है वो विक्रमादित्य ने किया। और मौर्य साम्राज्य के पतन में, जो कि बृहद्रथ जो उनका आखिरी राजा हुआ, तो उसके पतन में पुष्यमित्र शुंग को उन्होंने ताव पे चढ़ा कि जो उनके सेनापति हैं, और उसको मतलब उस साम्राज्य का अंत हुआ। दूसरा है आचार्य व्याड़ी, जो एक तरह से कीमियागर है। और हमारे यहाँ यदि हम भारतीय वैज्ञानिकों की परंपरा की याद करें तो नागार्जुन को सोना बनाने और सबके बारे में हम याद करते हैं। उससे पहले आचार्य व्याड़ी है जो व्याकरण का काम भी करते हैं, और इसके साथ साथ सोना बनाने और उड़ने की विद्या, उसके बारे में अलबरूनी खुद भी कर, मतलब गब्बाजी कोई विषय नहीं है। तो इस तरह से तो विक्रमादित्य ने, चाहे कालिदास हो, चाहे और जो दूसरे लेखक कलाकारों वैज्ञानिकों, सबको अवसर दिया करने के लिए। और मज़े की बात यह है कि उनको अलग अलग जगह से, कोई बनारस से है, तो कोई इलाहाबाद से है, तो कोई और जगहों से है, तो उनको लाकर यहाँ पे स्पेस दी और उनको काम करने का अवसर दिया। वराहमीर है जिन्होंने न केवल उज्जैन में वेधशाला बनाई। हम इसको अगर नटशेल में कहें तो ये भ्रांतियां थोड़ी गलत है कि हम दोनों जगह शायद दोनों मोहन जी के लिए बराबर, ऐसा आप एज ए है ना भाई, अंत में ये गलत संदेश जा रहा है, क्या है उसमें, कहाँ कंफ्यूजन का है, कंफ्यूजन का। एक्टिव उनको होना है जो संस्था में जो काम करने वाले लोग हैं, जो उस दिशा में करते हैं। कोई ये बता दे कि भाई मुख्यमंत्री के नाते, पॉलिटिकल पर्सन के नाते कोई हस्तक्षेप है कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। यही तो मैं सवाल करता हूँ कि मुझे आपसे पूछा है कि हस्तक्षेप मेरे साथ भी नहीं है ना, हस्तक्षेप मेरे साथ भी नहीं, फिर ये संदेश, और इसका कोई क्या कर सकता, संदेश का कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं फिर पुराने मुख्यमंत्री के नाम नहीं लूंगा मैं, तो जिनने स्वराज भवन बनवाया जी, तो उनने कहा कि किसी ने शिकायत की मेरी कि श्री राम तिवारी संघ के आदमी फलाना है, सरकार कांग्रेस की थी। उन्होंने कहा श्री राम तिवारी को कोई कुछ बता नहीं सकता, वो अपने करते रहते हैं, उनका अपना एजेंडा है, और वो जो करता है वो मनोयोग से करता है। देशपाल माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, तो उनने समर्थन दिया। और स्वराज भवन में, अब आप आश्चर्य करोगे,
स्वराज भवन जो बनाया उनने, तो आज भी तो ऐसी शिकायत है आपकी होने की, दिग्विजय सिंह का आदमी है, वो तो बैठा हो ना, वो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है। जब तक मेरा जीवन है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो बाबा साहब नातू हो, चाहे वो मोहन यादव हो, या और जो दूसरे लोग हैं जिससे भी संबंध है, इवन आप भी हो, जब तक ये जीवन है तब तक साथ है, उसमें मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ये लाभ लूट के कारण नहीं है। न भाई दिग्विजय सिंह जी थे तब मैं उनसे मिलता था, अब वो दूसरी तरह की राजनीति में है, तो मेरी कोई मुलाकात नहीं है, और ठीक है। हमने लाभ लूट की बात की, आप जब संचालक संस्कृति में इतना बड़ा छन्ना लगाते थे, आप बहुत मतलब कहीं कोई किसी को ऐड देना, अनुदान है, तो आप बहुत चीजें रहती नहीं आपके साथ में, लेकिन आज की तारीख में श्याम तिवारी साहब बहुत शिकायतें, मैं तो उज्जैन अकेले की बात करूं, उज्जैन में ऐसी कुछ संस्थाएं बिल्कुल और ऐसी हैं कि जिनका कोई इस तरीके का वो नहीं है, लेकिन भरपूर लूटपाट चल रही है। और ये मध्य प्रदेश होने के उज्जैन यदि आना, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं, अब क्या कहेंगे इस पे आप एज ए सांस्कृतिक सलाहकार? यहाँ लाऊंगा मैं, पता नहीं, एक मनुष्य के साथ में बात करूंगा। मनुष्य के साथ मैं तो लंबे समय से देखा, संस्कृति विभाग बनने के समय से मैं दस्तावेज मेरा कुछ आएगी, देखिए इनको देखिए, इनको देखिए, ये देखिए कैसे हो रहे हैं और क्या है। उनसे ये कहिए कि पिछले 20 साल के दस्तावेज और निकाले। हर बार एक दौर होता है। अमिताभ बच्चन के पहले भी कोई हीरो रहा होगा ना, दिलीप कुमार को पहले भी कोई रहा होगा, बाद में केएल सहगल से चले जाते, बाद में भी है। तो उस वक्त भी जो संस्थाएं हैं जो लूटपाट में लगी होंगी, उस वक्त थे, कोई भोपाल से था, तो कोई किसी और जगह से, कोई किसी और जगह से था। तो इस ये लोकतंत्र की इस प्रवृत्ति को मुझे लगता नहीं कि कोई खत्म कर सकता है। ये हमारा जो विवेक है, हमारा जो एक डेडिकेशन है, वही उसको फिल्टर करता है। अब इसका क्या ही कीजिएगा, जैसे मैं लगभग 79 से सरकार के साथ मेरा संबंध है, तो माननीय अर्जुन सिंह जी भी रहे, वीरेंद्र कुमार सक्सेना भी रहे, पटवा जी भी रहे, और भी लोग रहे। कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा है जिसका परिवार मुख्यमंत्री निवास में नहीं रहता हो? बिल्कुल, मोहन जी नहीं रहता है, ऐसा आता है, मोहन जी नहीं ना, नहीं रहता। और अभी जो जिस बेटे की उनकी शादी हो रही है, वो बेटा भी हॉस्टल में रह के पढ़ता है, मुख्यमंत्री निवास में कोई पाया नहीं जाएगा। मेरी ये बड़ा विस्मय होता है, देखिए हम ये सब चीजें जानते हैं, फिर इतनी बातें क्यों होती, इतने ये छेपक क्यों लगते हैं उनको लेकर कि बहुत मतलब सब अराजकता है और उज्जैन, तो क्या क्या ब्लेम्स हो रहे हैं, क्योंकि आप उनके मित्र भी हैं, तो इस नाते भी तो कुछ चीजें हो सकती है ना। बात नहीं, मैं मित्र नहीं हूँ, मेरी भूमिका थोड़ी और ज्यादा की है, तो अग्रज कह लीजिए भाई। वो मेरी चिंता करते, मैं उनकी चिंता करता हूँ। लेकिन जिस दिन कोई मैं या मेरे से जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके काले कारनामों की बात करेगा तो वो चिंता का विषय है, या उनके काले कारनामों की बात करेगा। बाकी तो ये लोकतंत्र है, और इसमें कोई क्या कर लेगा। मैंने एक जमाने में, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ कि कामरेड होमिदा जी यहाँ से चुनाव लड़े भोपाल से, जी जी जी, और जो लेफ्ट के जो लोग हैं, लेफ्ट पोएट भी हैं, सब हैं, तो एक सज्जन थे, नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो विचार प्रचार के लिए आए, तो उन्होंने किसी एक वामपंथी कवि के यहाँ वो थे, मेरे सबसे संबंध है, मैं भी वहाँ था, तो उन्होंने कहा कि बॉस ये प्रचार के लिए पैम्पलेट्स हैं, ये अपने मोहल्ले में बांट दीजिएगा। वो पैम्पलेट 2 साल बाद रद्दी में बिके हैं। तो ये जो आपका डेडिकेशन जो है वो है कि नहीं, तो कम्युनिस्ट पार्टी भी खत्म हो गई, ठीक है ना। और ये जो है, जैसे मैंने जो फिर कहा मुख्यमंत्री की बात, कि तत्काल उनका चलो गीता भवन चलना है, और हम लोग तो सीढ़ियाँ चढ़ के या रैंप से जाना है, धीरे धीरे जाना, कुछ होना है, अंदर एक घुमावदार सीढ़ी भी थी, जिससे जाना थोड़ा सा दुष्कर है। ये भाई चढ़ गए, लोगों ने अरे सब वो ऐसा नहीं, ये है तो क्यों नहीं जाएंगे, वो पूरी बिल्डिंग उन्होंने देखी। तो ये एक आदमी के रूप में वो क्या कर सकते हैं, वो अपना पूरा जीवन समय दे रहे हैं। जैसे आज का भी आप दिनचर्या देखेंगे, नहीं मैं तो देखा कि वो बैठते ही नहीं, वो किसी दिन विश्राम नहीं करते, वो कहते भी। मैं एक और चीज पूछूंगा, आपने जो बात कही श्याम तिवारी साहब, आपने हमें जो है राज्य ट्राइबल म्यूजियम जैसी चीजें दी, कई चीजें आपने दी जो आज मील का पत्थर है सरकारों के लिए, प्रदेश के लिए। अभी बड़ी बात उठती है, अभी भी उठ रही है लगातार बात की संस्कृति और कला की आड़ में जो बहुत ही ऐसी जो ऐतिहासिक कुछ महत्व के भवन या कुछ, इनकी भी कहीं कुछ खुर्द-बुर्द हो रहे हैं, इस तरीके के ब्लेम्स हैं, कुछ आ रहे हैं जो ब्लेम्स होते हैं, शिकायतें होती हैं। ये क्या है कि उज्जैन का ही निकला, उज्जैन से भी उठ रहा है ऐसा मामला, कहीं कुछ है कि इतनी कीमती चीजें, और कुछ इसके पीछे क्या है, ये जो संदेह ये है। मैं तो दूसरी बात कहूँगा, जैसे कोठी महल है,
जो बर्बाद हो रहा था। वहाँ पर जिला प्रशासन के कार्यालय लगते थे, बिल्डिंग पर बाकायदा बरगद के पेड़ सब उग रहे हैं, सब नष्ट हो रहा है। सब बड़े बड़े अधिकारी हैं और बड़े पदों पर वो हैं। किसी भी शख्स ने चिंता नहीं की कि यार जिस भवन में हम बैठ रहे हैं, जो हमको एक तरह की गौरव देता है, हमको अकड़ देता है, उसका हाल क्या हो रहा है। तो दैट वाज द चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने कहा, और 26 जनवरी का दिन है जब मुख्यमंत्री बनने के 2 महीने बाद, जी मैंने कहा मेरे को ये बिल्डिंग दे दीजिए, मेरे को ये वीर भारत संग्रहालय बनाना है। तो गो अहेड 2 मिनट के बाद, वो हजारों करोड़ की शायद इलाका है वो है ना, तो वो सब हो ही रहा है और तेजी से काम चल रहा है। फिर दूसरी चीज जो अभी ट्राइबल, देखिए क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पिछले तमाम सालों में गलतियां हुई होंगी, गड़बड़ हुई होंगी, तो लोग याद भी नहीं करते, सब भूल गए। बचा है भारत भवन, बचा हुआ है, बचा है तो ट्राइबल में पूछूंगा जी जी। और दूसरा भी 2 नई चीजें सौगात की तरह और आना है। एक अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी सहमति दी है कि बैतूल में हम युग युगीन जनजातीय परंपरा को लेकर हम काम करना चाहते हैं। जी जी। तो भारत सरकार का भी समर्थन है, भारत सरकार का ही प्रस्ताव है कि हम ये करें, तो वो हम करेंगे। और दूसरा जनजातीय देवलोक खंडवा में, तो वहाँ माननीय विजय शाह हैं, उन्होंने चिंता की, उनकी रुचि भी है, तो उन्होंने 500 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई की है जनजातीय देवलोक के लिए। तो ये 4 दिसंबर के आसपास जो भी सिलसिला चालू हो, तो ये जो देवलोक वाली जो परंपरा है उनको पहचान तो लेंगे, हम हुए क्या क्या वो कर रहे हैं अच्छा काम, लेकिन ब्लेम ये होता है जमीन प्रेमी है, ये बड़ा लगता है। जमीन के आदमी जमीन प्रेमी है क्या, ये इस पे क्या एक नोट दीजिए। भाई देखिए ऐसा है कि यदि है तो दस्तावेज होना चाहिए, और लोकतंत्र है, कोर्ट है, मीडिया है, फलाना है, आप जान ले लीजिए। नहीं ना जाना, हमारे प्रदेश में बात कर रहा हूँ, तो वो इशू नहीं है। और उनके अपने काम है। उन पे ये हमें देख रहा हूँ मैं, इतने कम वक्त में 2 साल में जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इसके ना भूतो ना भविष्य थी, ऐसा एक संदेश बार बार जाता है कि ये बहुत ही और इस तरीके से, और जमीन और जायदाद और इस तरीके की बार बार। मेरा ख्याल है कि ये दुष्प्रचार ज्यादा है। देखिए अभी तो उनकी, जैसे मैंने कहा ना मुहावरा है, पार्टी अभी तो शुरू हुई है, जर्नी तो अभी शुरू हुई है। मैं वही कहता हूँ, जो आदमी मुख्यमंत्री बना है और प्रतिभाशील है, तो जाहिर है कि उनके पास आगे बढ़ने के और भी रास्ते हैं, बढ़ेंगे ही। और इसीलिए ये बताइए कौन मुख्यमंत्री करता है कि बेटा है, बेटा किसको प्रिय नहीं है। मैंने कहा सामूहिक विवाह होगा, और आज का ऐसा नहीं है कि 8 महीने पहले तय हुआ, और जो सामने वाला पक्ष है वो तैयार नहीं थे, लड़की वाले तैयार नहीं थे। बट सर मैं माफी चाहते हुए, आप जुड़े हैं, उनके घर परिवार के जो लोग, उनको लेकर जिस तरह की बातें होती है, हालांकि हुई है कि उसमें उन्होंने कुछ चीजें की हैं, कुछ नहीं की हैं, ये जो है ये इससे भी तो दूरी शायद आप। अब देखिए ऐसा है कि ये आरोप तो श्री कृष्ण पे भी लगते रहे। नहीं, उन्होंने कहा माखन चोर ना कहिएगा, उन्होंने ये भी कहा माखन चोर ना कहिए। आप सांस्कृतिक सलाहकार के नाते वो कि इसको लेकर भी उमा जी ने कहा था नहीं हो तो है, ये भी है। देखिए अब उमा जी ने कहा, मैं नतमस्तक हूं उनके सामने, लेकिन मुद्दा ये है कि एक आदमी, एक चरित्र जो है, जो बचपन से ही अपने जन्म के थोड़े समय बाद ही माँ को अपने विश्व रूप के दर्शन करा रहा है, पूतना को करा रहा है, और तमाम सारे कालिया ना जो मर्डर हुआ है, तो आदमी इससे सड़ियल काम में क्यों लगेगा। आप चुनते हैं ना, बहुत सुंदर, मैं समझ रहा हूँ। तो और जो घर परिवार में जहाँ पर घी दूध की नदियां बहती हैं, लिटरली बह रही हैं, कितनी गाय रही होंगी उनके यहाँ, तो लगभग 11,000 से ज्यादा गाय हैं, तो उस भाई को चुराने की क्यों जरूरत है। तो वो एक खेल है, रूपक है, और लोगों को अपने अपने अलग तरीके से गोलबंद करने की वो आवश्यकता है। और जो एक ये जो ब्रिटिश तरीका जो है, हमारे जो गौरवमय चरित्र हैं उनको आप कहीं न कहीं दागदार बना किसी बहाने को करके, जैसे उनका कहा कि साहब 16,000 पत्नियां थीं, तो अब क्या रेफरेंस है क्या नहीं है, बगैर पढ़े तो हमको अपने परंपरा के बारे में पता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। मैं आपने भी बात की थी कहीं हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, 1982 में इंदिरा जी ने घोषित किया था कि देश की सांस्कृतिक राजधानी भोपाल कहाँ खड़ा है, कितने साल से रहे, उसमें कुछ नोट हमने जो है, देखिए ऐसा है कि वो उस वक्त की ज़रूरत थी, और संस्कृति जो लिटरली हाशिए पर थी, तो उस ज़माने में भारत भवन के बहाने और उसके पहले भी मध्य प्रदेश कला परिषद के बहाने बहुत सारी चीज़ें मेन स्ट्रीम में आई।
लेकिन अंत में आप इसको जरा पलट के देखें, ये जो हाइब्रिड कल्चर जो है, भद्र समाज का जो संस्कृति है, कितने लोग शास्त्रीय, मैंने ऐसा नहीं, कला प्रकारों की मैं अवहेलना नहीं कर रहा, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, सब हो, तो वो एक सीमा है, उसका एक वर्ग है, उसका हमेशा सीमित रहने वाला है। संगीत के लिए दरबार में आपको जाना ही है, लेकिन लोक समाज के लिए संस्कृति का क्या, तो वहाँ नहीं है। पर आप देखें ना कि जैसे भी अब स्थापना दिवस के कार्यक्रम हुआ, मैंने ही पहले उसमें मेरी भूमिका थी, जब AR रहमान का शो हुआ या राजा भोजवाला हमने किया था, तो 50,000 या लाख लोग जो हैं, कोई बड़ा, मेरे लिए कोई बड़ा विषय नहीं था। उज्जैन में जब पिछली बार हम लोगों ने विक्रमोत्सव किया है, तो नदी पर है, तो दुनिया में अकेला आयोजन है जो नदी के बीच में होता है और सामने ऑडियंस नहीं है, मतलब नदी पानी बह रहा है, उसके बावजूद 1 लाख लोग वहाँ हैं, वो रिकॉर्ड है। तो अंत में वो लोग कहाँ से आए, वो लोग जुड़ते हैं ना, लोग महसूस करते हैं, तो आप उनके साथ संस्कृति को जोड़ने का, जो लोक आधारित संस्कृति है उसको जोड़ने की, तो अब हमने जो किया है कि छोटी छोटी जगहों पर आखिरकार, जैसे धार हो, जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन वहाँ भी कम से कम इंडस्ट्री की बात भी आई है, उनके जीवन यापन की बात भी आई है। या जैसे हम लोग अभी ये पेन सामल बड़वानी की जो जगह जहाँ गए थे, तो वहाँ मैंने खुद ने पहली बार जो जनजातीय कलाकार है वो रूप मैंने पहली बार देखा, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ पर डेकोरेटिव जनजातीय कलाकार नहीं है, तो वहाँ पर पूरा एक पड़ोस में ही बैठा हुआ, तो उन सबको भी संरक्षण की, समर्थन की जरूरत है, और वो राज्य जो है उस हिसाब से लोक आधारित संस्कृति के लिए संकल्पित है। मैं 2-3 सवाल में खत्म करूँगा। एक तो मैं चाहूँगा, सिंहस्थ निकट है, 28 में होना है, मोहन जी अभी तैयारियों में जुटे हैं, कर रहे हैं सर, ये बड़ा सुर्खियों में, और इसकी वजह आपको पता है। तो ये जो आप सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर, ये इसकी जो इस तरीके से कंट्रोवर्सी होना, और उसको लेकर जो चीजें सारे सवाल उठे हैं कि आप क्यों उसमें स्थायी निर्माण, इस तरीके की चीजें, ये क्या है? देखिए, स्थायी निर्माण क्यों नहीं, देखिए ऐसा है कि आप यदि पिछले मध्य प्रदेश के 70 साल की सुर्खियाँ निकाल के देखिए, भंडाफोड़ निकाल के देखिए, तो सारे जमीन, जल जंगल, जमीन को लेकर ही है ना, संस्कृति को लेकर नहीं। तो पुल बनना है, सड़क बनना है, कहीं पर कुछ स्थायी निर्माण होना है, तो वो एक शहर की आवश्यकता है, वो होगा, और उसमें लेकिन जो नियम कायदे हैं उसी में होना चाहिए। ये किसी का जोर नहीं कि भाई किसी के उस पर करें हम, लेकिन उसके साथ साथ जो मेरे लिए जो सिमस का जो मायने है, ये दुनिया का सबसे पुराना उत्सव है जी, 5,500 साल, मतलब ये उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने प्रयागराज में जो किया है जी, तो वो निकाल के लाए 144 साल का हिसाब। यदि उन्होंने ध्यान दिया होता तो वैनसांग जो है 6वीं शताब्दी में आता है ईसा की, तो 1400 साल पुराना हिसाब खुद दे रहा है कि उसने महाकुंभ देखा हुआ है। खैर, तो सिमस जो है वो लगभग 5,500 साल पहले महर्षि सांदीपनि जब आते हैं उज्जैन सिमस में भाग लेने के लिए, तब से वो रेफरेंस मिलते हैं। तो और दूसरी बात कि सिमस हमारे लिए जो है जलवायु संरक्षण का विषय है, जल का भी है, कालगणना का भी है, सांस्कृतिक परंपराओं का भी है। तो ये हम उस पर फोकस कर रहे हैं, उसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन वो जल जंगल जमीन जो आपने कहा, वो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा किसान संघ अगर सड़क पे हो तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। आप बताइए ना कि अभी जैसे यूक्रेन और रशिया का जो झगड़ा चल रहा है वो है क्या, जल जंगल जमीन का ही है, और कोई ने ये जिक्र नहीं किया। मैंने इतने रोज में ये सब ड्रोन से ये हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, कितने लोग मारे गए, कितनी स्थायी संपत्तियां नष्ट हुई, कितना जलवायु को संकट उन्होंने खड़ा किया है। ये क्यों होता है कि अमेज़न के जंगल में हर 2 दिन बाद आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन करते होंगे। लेकिन तो ये जो विषय है ये हमेशा चर्चाओं में रहेंगे, सहमति असहमति होती होंगी, तो वो हमारा, मेरा, कम से कम मेरा विषय आपका नहीं, चलिए मेरा विषय संस्कृति का, मैं उसी पे लौटता हूँ, उसी पे। कैलेंडर अभी नया कुछ और क्या क्या आप प्लान किए हुए हैं बहुत, क्योंकि हमको राम गमन मन पथ का एक मसला था, और भी कुछ चीजें हैं, वो अंतिम में करूंगा, मैं बिहार चुनाव पे खत्म करूंगा, लेकिन इस पे पहले पूछ लेता हूँ क्या कैलेंडर? नहीं, देखिए, कुल बात यह है कि रामवन पदगमन हो या श्री कृष्ण पाथेय हो, चाहे महाकाल हो या और जो लोग हैं,
देवी चरित्र हैं, तो हमको उनको माने सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुर्भाग्य दुख का समय है कि 2025 में और ख़त्म होते होते हमको उनको डिकोड करने की ज़रूरत है। जैसे भी हम विक्रमोत्सव में हम करने जा रहे हैं, शिव पुराण के ऊपर कम से कम 1500 चित्रों की प्रदर्शनी कर रहे थे। 18 पुराण है, उसको लेकर करीब 4500-5000 की चित्रों की प्रदर्शनी तैयार किया, काम किया है आदिवासी लोकल ऑपरेशन ने, ट्राइबल म्यूजियम में। तो हमको, या जैसे अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं देवी के 108 स्वरूप, तो उनका जो समाज के विकास में क्या योगदान है वो ठीक है, भगवान है, देवी हैं, देवता हैं, तो हम तो साष्टांग हैं, या महादेव है तो उनका कालगणना से क्या संबंध है। और अभी जल्द ही, मतलब ऐसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन ठीक है, महाकाल महोत्सव के रूप में अभी 10 जनवरी से 14 जनवरी तक हम लोग एक नया उत्सव शुरू कर रहे हैं। तो महाकाल ऐसी हमारी निधि है जो जीवन के हर क्षेत्र में, कहाँ महाकाल नहीं है। शास्त्र के पहले प्रवर्तक वो हैं, नृत्य के पहले हैं, संगीत के वो हैं, काल गणना के वो हैं, आदि 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 आदि। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नाथ परंपरा है तो उस सबको लेकर एक राष्ट्रीय समारोह जो है एनुअल फीचर की तरह होगा, इस बार शुरू कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या क्या करेंगे। आप संस्कृति और कला दोनों और धर्म इसमें जुड़ते ही जुड़ता है, तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा इसमें है, उसके बगैर धर्म अलग है ही नहीं, अलग नहीं। ये जो क्षेत्र है इसमें एक होती है बार बार कंट्रोवर्सी। मोहन जी ने कुछ कोशिश की, शुरुआत की है कि जो इस तरीके के क्षेत्र है उसको बढ़ाया, जो उमा जी ने कभी किया था और शिवराज जी ने किया था कि वो शराबबंदी और इस तरीके के क्षेत्र में, इसको लेकर भी करना है। इसमें कुछ आप सोचते हैं इसमें क्या कुछ और हो सकता है, गवर्नमेंट को क्या कुछ कर देना चाहिए कि ये वास्तविक नाम है। उज्जैन में तो है शराबबंदी कर रखी है लेकिन वो सब उपलब्ध है, तमाम है, इस पे क्या आप सोचते हैं ये इससे मुक्त हो सकता है? एक मेरा निवेदन आप प्लीज मान लें, प्लीज, और आपके माध्यम से मैं आपसे पूछना चाह रहा, आप सुन तो लो। मैं चाहता हूं कि भोपाल में भी शराबबंदी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? भोपाल भी धार्मिक शहर है। अभी हम लोग देख रहे हैं इज्तिमा, इतना बड़ा मेला हो रहा है जो एक मुस्लिम संप्रदाय का एक बहुत बड़ा सत्संग का, प्रवचन का, सीखने सिखाने का जो। तो हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में तो शराब पीना ऐसा गुनाह नहीं है जिसके कारण आपको नरक में जाना पड़े। बहुत सारे नरक की बहुत सारी रो रो नरक है, फलाना ठिकाना जो है। पर मुस्लिम परंपरा में तो शराब जो है कुरान में लिखा, बाकायदा दोजख में जाने वाला विषय है। कितना सफल होगा नहीं मालूम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जमाने में भी शराबबंदी की बात हुई थी, लेकिन वो अंत में द्वारका के पतन का कारण बना क्योंकि लोग शराबबंदी को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो ये ऐसी कुटेव है जो परंपरा से चली आ रही है। हो सकता है कि हम लोग उससे सफल हो पाए, क्योंकि प्रयास तो हमको करते रहना चाहिए। कई राज्य हैं, गुजरात है, बिहार है, बहुत सारे सूबे हैं, बंदी है, लेकिन अलग है कि किस रास्ते क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, वो छोड़ दिए। मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि उसको कौन छोड़ पाया, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है वो। लेकिन मेरा दूसरी तरह सोचना है कि जब हम उज्जैन को धार्मिक शहर मान रहे हैं, मैहर को मान रहे हैं, और भी होंगे, ओंकारेश्वर है, तो वाई नॉट भोपाल? ये ठीक है कि भोपाल में हिंदू आबादी उतनी नहीं है, मैंने हिंदुओं की धार्मिक शहर ये नहीं है, लेकिन हिंदुओं में तो शराब पीना नरक में जाने जैसा नहीं। ना रो नरक में जाएंगे, या और जो भी नरक के प्रकार हैं वहाँ नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ नीतिगत रूप से हम मानते हैं कि ये नहीं पीना चाहिए, कुटेव है और इसके नुकसान बहुत सारे होते हैं। पर हमारे जो मुस्लिम परंपरा है वहाँ तो इसको माना जाता है, उनके धर्मशास्त्रों में जो कहा गया है कि आपको दोजख में जाना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि एक लोकतांत्रिक समाज में हमको पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मेरा सवाल ये था कि आपने लगा रखा है लेकिन मिल रही है, दूसरे रास्तों से मिल रही है, उज्जैन में मिल रही है, महेश्वर में मिल रही है, मैहर में मिल रही है, वो सब नगर निगम की सीमा में बस बाकी लाके दे रहा है। आपको होम डिलीवरी मिलेगी, होम डिलीवरी। तो क्या कर इसको कोई, मैं वही कह रहा हूँ कि कौन कर पाएगा मुझे नहीं मालूम जी। हम सफल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूँ। पर राज्य को इस दिशा में प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में यदि मैं बहुत गंभीर सवाल इसलिए भी था श्याम साहब कि मोहन जी को लेकर कहा था, मोहन जी से बेहतर कोई नहीं जानता, वो इस कारोबार के बारे में बहुत विज्ञ है। तो फिर वो उसका दूसरा पक्ष भी है कि वो कारोबार जिसको वो उन्होंने कभी जो बातें आती हैं निकलती हैं वो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, तो फिर कैसे होगा? सच्ची किया है उन्होंने, कुछ जगह किया, लेकिन फिर भी बात है कि होगा ना। तो आज की तारीख में
भाई कितने उनसे जुड़े हुए कितने परिवार अब शराब के धंधे में नहीं है ना, तो कम से कम ये परिवर्तन तो आया है। मेरा कहना है कि भोपाल में रहने वाले बाशिंदे जो हैं, अजमेर शरीफ में रहने वाले जो बाशिंदे हैं और भी जो होंगे जी, वहाँ भी हमको ये प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। हो सकता है हम सफल हो सकता है न हो, लेकिन हम जिन कारणों से हम अपने धर्म की रक्षा करना चाह रहे हैं, तो हमको जो हमारे नागरिक हैं हमारे देश के, उनके भी धर्म की चिंता हमको करना चाहिए। क्योंकि सारी कुटेव जो है, जो बढ़ी है, वो तो अंत में अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने से ज़्यादा बढ़ी है, और सारी विदेशी और फलान ठिकाना जो है। आपने कंपोजिट कर दी, वो कर गए थे पिछले वाले, कंपोजिट कर गए थे कि दुकानें कम, ये दोनों बेचिए, धड़ल्ले से डबल हो गया मामला। सर लेकिन मैं तो वही बात बताऊंगा ना, आप जो कह रहे हो उससे उलट है। प्रोफेसर कॉलोनी जहाँ मैं रहता था, मुझे भी याद है, वहाँ पर प्रहलाद पटेल जी से पूछिए, प्रहलाद पटेल जी के तो रोज मत्थे नीचे आवाज आती। जो उप मुख्यमंत्री का निवास था, सुषमा स्वराज वहाँ रहती थी, वहाँ तो उसने दादागिरी से खुलवाई। और ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर सारे हुए और स्थानीय नागरिकों को मना करने के बावजूद हुआ। आप जितनी चीजें, इसलिए तो मैं सवाल पूछता हूँ आपसे कि आप जो आप नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि मैं कह सकता हूँ, मैं तो संस्कृति वाला आदमी हूँ, लेकिन मैंने वही कहता, संस्कृति, कला, फिर उसमें धर्म, सब चीजें तो जुड़ी, और फिर आप मंदिर के निकट नहीं होगी, स्कूलों के निकट नहीं होगी, सब चीजें चल रही धड़ा लेते। मोहन जी इस मामले में क्यों फेल हो रहे हैं यार, बस ये सवाल था। मोहन जी क्या कर डाले, क्योंकि अंत में जो हाथ पांव जो है, भाई जो भी महकमा होगा, जी, आबकारी विभाग होगा, पुलिस विभाग होगा, और तमाम सारे जो लोग हैं, आप बचा रहे हैं, बचा नहीं रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ कि भाई मान लीजिए कोई चीज मुझे कही जी कि मेरे को ये करना चाहिए, और पता चला कि मैं उसमें अपना धंधा पानी ढूंढने लग जाऊँ। ठीक। तो मैं अंतिम सवाल करूंगा आपसे। बिहार बड़ा सुर्खियों में, बिहार एक बहुत अभूतपूर्व जीत, जो कल्पना से परे जीत मिली, और उसमें मध्य प्रदेश का हमारा काफी, और मोहन जी के बड़े दौरे, और तो मैं उसको धर्म और कला और सबसे जोड़ूंगा, संस्कृति और सब, क्योंकि बहुत चीजें वहां करते रहे, कृष्ण भी आए और सारा कुछ आए, ये सब, इसको लेकर आप क्या नोट करिए, क्या बोलिएगा? देखिए, एक तो श्री कृष्ण जो हमारे यहाँ, वो शायद अद्वितीय देवता है, युग पुरुष हैं, भगवान है, जो भी हम मान रहे हैं, और उन्होंने समाज को जिस स्तर पर बदलने की कोशिश की, वो शायद दूसरा कोई भी सफल नहीं हो पाया। बिहार में या देश में और तमाम जगह जो परंपराएं, जैसे जरासंघ है, तो अब बिहार तो जरासंघ की जमीन हुई, और ये सुनकर मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। करीब 6-7 महीने हो गए इस बात को। मंदिर बन रहा है शायद जरासंघ का। हाँ, मंदिर भी बन रहा है, अखाड़ा भी वहाँ पर है। तो आपके मन में, मैंने ठीक है कि ये जो व्यक्तिशः जो बात हो गई कि वही वो जो भी लोग बना रहे होंगे वो शायद जरासंघ की जाति को बिलोंग करते होंगे, जो कुछ होगा, लेकिन क्या, जैसे रावण है, रावण को लेकर बहुत सारे हमारे मेरी सजाति जो शुरू हो जाती है, रावण ब्राह्मण है, विद्वान था, लेकिन अंत में उसका जो सोसाइटी में जो योगदान है, उसके बारे में कोई तो बात करेगा ना। क्या केवल एक जाति का हो जाने से कि सब वो यादव है या वो मुसलमान है या वो ब्राह्मण है, इससे ही बात हो जाएगी? तो ठीक ऐसे ही जरासंघ के बारे में, तो ये एक पूरे समाज की टेंडेंसी की बात थी, और मुझे लगता है कि इस तरह की प्रवृत्ति की हार हुई है। ये कौन पार्टी काम किया मोहन जी का, जो श्री कृष्ण बहुत, और सब जो जिस तरीके से वो पेश आते हैं, वो तो संस्कृति और हमारा जो सब पुट, वो बहुत कहीं इसमें था योगदान, बड़ा तो था ना योगदान, क्योंकि लोग इस बात को समझ पाए कि बुरा क्या है, बुरी प्रवृत्तियां क्या है। तो यही तो बताने का काम साहित्य का है, संस्कृति का है, और राजनीति का भी। तो मुझे लगता है कि दलों के रूप में मैं जीत हार को समझ में नहीं आता मुझे, लेकिन कम से कम कोई एक खास तरह की प्रवृत्ति हारी है, ये बहुत ध्यान देने की बात है। और ऐसा क्यों है कि वहीं के एक बिटिया जो है, जिसके साथ आप दुर्व्यवहार भी करते हैं, जूते चप्पल से व्यवहार करते हैं, तो यदि वो सफल हो गए होते तो आप इसी तरह की राजनीति को आप बढ़ा रहे होते, या इस तरह की जो जीवन की नीति उसको बढ़ा रहे होते, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो इस अर्थ में इस तरह की प्रवृत्तियों की पराजय हुई, या पराजय की दिशा में वो है, ये एक नागरिक के रूप में मुझे ठीक लगता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत शानदार इंटरव्यू के लिए, बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिए, और आप ही ऐसे सवालों के जवाब दे सकते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, आप सुन रहे थे श्याम तिवारी साहब को, मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार, और अभी बाकी से उन्होंने जवाब दिए, और हर प्रश्न जो मुझे लगा कि ये पूछा जाना चाहिए, जितने प्रश्न थे, और मैं शुरू तो हुआ था संस्कृति, कला
और कला में जुड़ता है धर्म। तो जो जो हो सकता था वो पूछने का प्रयास किया और आपने सुना श्रीराम तिवारी से। आपको इस पूरे इंटरव्यू को सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और से रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।